Good morning, students. Today we'll start our export marketing chapter, that is our fifth sem. And chapter 1 name is Introduction to Export Marketing. वैसे आप लोग को साल में इसके फिफ्थ सेम में 4 चैप्टर हैं. आज पहला शुरू करते हैं. पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट मार्केटिंग का सबसे पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ फीचर ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. ये वाला क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% पूछता है, 7.5 मार्क्स के लिए, फिक्स एकदम. ये क्वेश्चन करने के बाद इसके आने वाले 3-4 क्वेश्चन अपने को वैसे आ जाएंगे. ओके, सो देखते हैं वन बाय वन. वैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग का आपको अलग से सब्जेक्ट है जो मैं आपको वैसे भी करा ही रहा हूँ. फ़र्क इतना है कि इसमें इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है. ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल की जब बात हो रही है तो जाहिर सी बात है थोड़े इसमें एक्स्ट्रा एडिट. ओके, सो वी विल स्टार्ट ओवर विद दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस. अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता क्या है? जैसे देखो, हम लोगों ने मार्केटिंग में देखते हैं कोई भी चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को क्या होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है. उसके लिए प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रैटेजी ढूंढना पड़ता है, प्रोडक्ट का मार्केट ढूंढना पड़ता है. मार्केट ढूंढने के बाद उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है. फाइन, एडवर्टाइजिंग होने के बाद उसका सेल्स देखना पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है, कस्टमर का फीडबैक देखना पड़ता है. तो बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस वही है. जैसे एक्सपोर्ट जब कोई चीज़ होगी, जाहिर सी बात है, तो एक्सपोर्ट होने के बाद क्या होगा, उसके पूरे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं. फाइन, जैसे कि मैंने बोल चुका हूँ, डिज़ाइनिंग हो गया उसका, फाइन, उसकी लेबलिंग हो गई, उसकी ब्रांडिंग हो गई, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फॉर दी प्रोडक्ट. सेकेंड जो चीज़ आती है, कस्टमर फोकस. यस, कस्टमर फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सब जानते हैं. अब क्या होता है, इंडिया में हम कस्टमर के पीछे इतना कुछ कर देते हैं. और अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात है तो सोचो कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करना पड़ेगा. रीज़न ये है, वैसे भी इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर इतना वैल्यू मिलता नहीं है. अगर उनके लेवल पे जाना है तो प्रोडक्ट का लेवल उतना ऊंचा करना पड़ेगा कि वो हमारे चीज़ों को देखें. तो मतलब ये है कि अगर एक एक्सपोर्टर के होने के नाते एक एक्सपोर्टर क्या करेगा, सबसे पहले ये ध्यान देगा कि इंटरनेशनल लेवल पे उसके कस्टमर का क्या फीडबैक है, क्या है, वो क्या रिप्लाई दे रहा है, उसको अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, वॉटेवर. अगर वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा तो कस्टमर फोकस का उसका ये सेकेंड पॉइंट पूरा होता है. थर्ड बात आती है कस्टम फॉर्मेलिटीज़. कस्टम ऑफिस सुना ही होगा आपने, है ना. तो कस्टम की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है. जैसे कि हम किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाएं तो बहुत सारे काम हमको करने को होते हैं. तो एक्सपोर्ट का काम करना आसान नहीं है, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बट ये एक्सपोर्टर लोगों को पता रहता है. तो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट शिप ऑर्डर. फाइन, ये सब ऑफिसर्स के काम होते हैं, गवर्नमेंटल लेवल पे होते हैं. वी कैन से फॉर दैट. नेक्स्ट इज कस्टम एंड ट्रेडिशन. अभी क्या है, इंडिया का कस्टम, इंडिया का ट्रेडिशन अलग है और इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा अलग है. हम उनके कस्टम को हमारे कस्टम में ऐड नहीं कर सकते. उनके कस्टम के अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट बनाना. जैसे कि इंडिया में हम जब प्रोडक्ट बना देते हैं तो जैसा चाहिए वैसा बेच लो. उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसको उस पर हिंदी में लिखना, MRP लिखना, इंग्लिश में लिखना, जो भी इंग्रेडिएंट्स हो गया, एक्सपायरी डेट, हम अपने अकॉर्डिंगली लिखते हैं. पर जब बात आती है इंटरनेशनल लेवल की तो हमें उनकी बात उनके हिसाब से लिखना होता है, उनकी भाषा में लिखना होता है, उनके हिसाब से डॉलर, यूरो, वॉटेवर. और कुछ तो उनके यहाँ के नियम कानून भी मानने पड़ते हैं. जैसे कि अभी हम अगर अपने प्रोडक्ट समझो जापान में बेचते हैं तो जापान का रूल क्या है, अगर हम किसी को साउथ कोरिया, जापान में कोई भी चीज़ 4 में देते हैं, 1 2 3 4 क्वांटिटी में, तो ये उनके लिए बहुत ही नेगेटिव होता है. समझो किसी की डेथ हो गई है मतलब. फाइन, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज होते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है. उनको रेड पेन से लिखा हुआ नेगेटिव लगता है. यस, तो उनके कस्टम और ट्रेडिशन को भी देखा जाता है. तो एक्सपोर्टर को इंडिया का कानून देखना नहीं है, उनको वहाँ का कानून देखना होता है. डॉक्यूमेंटेशन, यस, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होती है. शिपिंग बिल होता है, कंज्यूलर इनवॉइस होता है, कमर्शियल इनवॉइस होता है, एंड मैनी मोर. ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है. ये आगे आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन में, तब आपको डेफिनेटली हो जाएगा. नेक्स्ट बात आती है डोमिनेंस ऑफ MNC. MNC बोले तो क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. और डोमिनेंस मतलब क्या, जो संभाल रहा है. यस, एक्सपोर्ट का काम संभालना कोई छोटी मोटे फैक्ट्री का तो काम है नहीं.
ये कौन कर सकता है? ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि हम कितने नाम जानते हैं इंडिया में, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, और बाकी एवरेस्ट मसाले हो गए, ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसीज हैं जो ये काम संभालती हैं, और इनके एक्सपोर्ट करने से हमारे इंडिया का बिजनेस बढ़ता है। देन नेक्स्ट वी हैव अ ट्रेड बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन। अभी ट्रेड बैरियर में दो होता है, टैरिफ होता है, एक नॉन टैरिफ होता है। टैरिफ बोले तो क्या होता है? चार्जेस लगा के, और नॉन टैरिफ मतलब क्या होता है? कानून एंड लॉज का बैरियर, है ना। ट्रेड बैरियर दो टाइप के होते हैं। अब जिस जिस कंट्री ने इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बना के रखा है तो उसमें वो ट्रेड बैरियर नहीं रहेगा, और जो जिसका रिलेशन नहीं है हमारे साथ, जिन्होंने कोई ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, तो उनके साथ हमारा बैरियर होता है। मतलब एक लिमिटेड लेवल पे हमारे प्रोडक्ट वहाँ जाएंगे और हम उनसे लिमिटेड लेवल पे लेंगे प्रोडक्ट, बट जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है उनको हम लोअर रेट पे देंगे और हमेशा देते रहेंगे। ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या होता है? बेसिकली एक होता है, ये बात होती है ग्रुपिज्म की, अलग अलग ग्रुप बना के रखते हैं। जैसे कि अभी ग्रुप की बात आती है तो ये देखो ग्रुप में, अब ये देखो सार्क, ये ग्रुप हुआ, फिर एक अपना ये एशियन ग्रुप हो गया, फिर एक अपना ये भी ग्रुप हो गया, नाफ्ता, साफ्ता, फाइन, ये सब अलग अलग अपने ग्रुप बन चुके हैं। फिर एक अपना ये EU, हमारे अपना यूरोपियन यूनियन, इन सब लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए, और ये लोग क्या करते हैं मालूम है? अपने ग्रुप को ही पहला प्रेफर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो जो ग्रुप में रहेगा वो अपने आप को ही पहले प्रेफर करेगा। अभी सार्क तो इंडिया में आ जाता है, एक और आ गया देखो ये ब्रिक्स, फाइन। सो ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी मैटर करता है, ये इसका अपने आप में एक फीचर है। फिर बात आती है 3 फेज कॉम्पिटिशन। एक एक्सपोर्टर जो होता है ना, वो 3 टाइप के कंपटीशन बनाता है, उसको कंपटीशन फेस करने होते हैं। पहला, उसको अपनी खुद की कंट्री में देखना पड़ता है। दूसरा, सामने वाली कंट्री में जाके देखना पड़ता है, अदर कंट्री। और थर्ड, अदर कंट्री के अंदर जो दूसरा अदर एक्सपोर्टर है उसका। तो 3 टाइप के कंपटीशन उसको देखने पड़े। अभी कोई अगर इंडिया में बिजनेस करेगा तो उसको तो खाली एक ही देखना है, बट अगर कोई पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको 3 टाइप के तकलीफें झेलनी पड़ती है। लार्ज स्केल ऑपरेशन, यस, इसमें तो कुछ है भी नहीं इतना खास, बड़े लेवल पे हो रहा है, इट्स ए लार्ज स्केल ऑपरेशन। सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, यस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, अपनी कंट्री के हो, सामने वाली कंट्री के हो। रेगुलेशन जितना गया उतना ही होगा। एक्सपोर्टर अपनी मन मर्जी नहीं चलाएगा। अब किसी कंट्री के साथ मान लो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमारी कंट्री बोल देगी कि इसके साथ नहीं करना है तो नहीं करना है। फिलहाल देखो हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे, सीरिया के साथ नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे, सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। मार्केटिंग मिक्स, ये आपकी मार्केटिंग सब्जेक्ट से रिलेट करता है। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन सब पे ध्यान देते हैं, तो वही मार्केटिंग मिक्स है। वही काम हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। देन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, यस, वैसे मार्केटिंग रिसर्च अपना ये मार्केटिंग लेवल में भी आता है। फर्क इतना है यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड ऐड हो गया, फाइन। इसके ऐड होने से क्या हो गया कि इंटरनेशनली हम लोग मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना चलेगा, क्या चलेगा। देन वी हैव अ स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, यस, एक एक्सपोर्टर को रिस्क फैक्टर जो होता है बहुत ही हाई होता है। ये बात सब जानते हैं कि रिस्क कितना लेवल पे है। मान लो किसी कंट्री में अगर प्रोडक्ट फेल हो गया तो क्या करेंगे? फेल हो गया तो हो गया, यस, हाँ, उसके पास एक नहीं ऑप्शन है कि दूसरे के पास जाके कर सकते हैं। एंड लास्ट इज रेपुटेशन, यस, जब कोई फर्म या कोई कंपनी एक्सपोर्ट का काम करती है तो उसकी ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग में रेपुटेशन बढ़ती है। जैसे कि देखिए एवरेस्ट मसाला, उनका रेपुटेशन है। आज वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इस बात को वो लोग प्राउडली इंडिया में बोल के इंडिया में अच्छा खासा बेचते हैं और इंडियन लोग खरीदते भी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कमा भी रहा है। दैट मीन्स एक कंपनी का रेपुटेशन भी बढ़ता है। सो बेसिकली इसमें जितने पॉइंट्स हैं, एग्जाम में आपको इसमें से खाली 9 या 10 पॉइंट लिखने होते हैं। बुक में आपको पूरे मिल ही जाएंगे, तो आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएगा। ये तो हमने बुलेट पॉइंट्स देखे हैं, आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आंसर डेफिनेटली 7.5 मार्क्स के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको आना ही चाहिए। ओके, सो इसमें बेसिकली ज़्यादा पॉइंट्स में डिटेल है नहीं। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन एकदम प्रॉपर समझा होगा। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसके बुलेट पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। ठीक है, ओके। सो लास्ट आंसर में तो हम लोग ने देखा कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, तो आंसर तो ऑलमोस्ट पूरा डीपली था।
अब उस आंसर में से थोड़ा एक निकल के एक्स्ट्रा है ये, इम्पोर्टेंस फॉर एक्सपोर्ट फॉर अ नेशन। मतलब एक्सपोर्ट का काम एक नेशन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना इम्पोर्टेंट रखता है। सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज। यस, फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जैसे कि ये देखो, ये इंडिया है और ये यूएसए, फाइन। अगर इंडिया वहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट करता है तो वो लोग अपने को क्या करेंगे, यहाँ पे पे करेंगे। तो उनका जो डॉलर है वो घूम के कहाँ पे आएगा, इंडिया के पास। तो इंडिया यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। कल को जब इंडिया को कुछ खरीदना हुआ तो इंडिया वाले क्या करेंगे, उसको डॉलर ही दे देंगे, अपने रुपीस बच जाएंगे अपने को। तो ये फॉरेन एक्सचेंज अपने को सामने वाली कंट्री से जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी कंट्री स्ट्रांग होती है अपने आप में। इंटरनेशनल रिलेशन, यस, इससे हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन एक क्रिएट होता है। अगर हम किसी के साथ लेन देन करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सी कंट्री में क्या लेवल है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनली रिलेशन क्रिएट करना हर कंट्री के बीच में। ओके, अब इंडिया के रिलेशन तो ऑलमोस्ट सबके साथ है। कुल मिला के देखिए लगभग 195 कंट्री हैं, ऑलमोस्ट 160 कंट्री से ज़्यादा इंडिया के रिलेशन चलते हैं। हर ग्रुप के अंदर है वो, इवन दो WHO हो गया, UN हो गया, हर जगह पे इंडिया का बोलबाला है, क्योंकि सब जानते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बना के रखने में कितना फ़ायदा है, इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों चीज़ें। थर्ड आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज को हम लोग बोलूँगा BOP। वही बात है, जैसे कि अगर उनका डॉलर हमारे पास आया तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बराबर। और अगर हमारे रुपीज़ वहाँ चले गए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशन के लिए। फिर बात आती है रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। यस, आज जैसे कि देख लो ये सोनी हो गया, फिर अपना सुजुकी नाम हो गया ना, फिर अपना ये दिस पूमा हो गया, नाइकी हो गया, रिबॉक हो गया। आज इनका वर्ल्ड में रेपुटेशन है, एक्सपोर्ट करते हैं ना वो लोग। आज हम इंडियन लोग अपने प्रोडक्ट को छोड़ के उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट, यस, ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एक्सपोर्ट लेवल के लिए, क्योंकि लेबर तो लगेंगे, सब कुछ होगा, शिपिंग का काम होता है, मैनी मोर इंडिया, फिर फ्लाइट से भी जाता है, तो करने वाले लेबर ही होते हैं काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ख़राब हो जाता, तो तरक्की तो होने से रही। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस, अभी नई नई चीज़ों का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके हम उसको और अच्छा डेवलप कर सकें, बराबर है ना। अगर आज जैसे कि देख लो अभी फ़िलहाल हम लोग की क्या हालत चल रही है वैक्सीन को लेके, बट इंडिया कम से कम इतना तो है कि कुछ वैक्सीन बनाता तो है, हमारे पास आज रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह ये सब तो है। और अगर आज इंटरनेशनल लेवल पे किसी और ने बना भी ली तो हमको देगा ही देगा, यस। और अगर हमने बनाई तो हम सबको बेचेंगे। देन वी हैव दिस रीजनल डेवलपमेंट। एक्सपोर्ट के काम से एक रीजन बहुत अच्छा डेवलप्ड होता है। कैसे, मान लो इंडिया का कोई स्टेट है यूपी या बिहार, सपोज करके, वहाँ पे किसी गांव में कोई ऐसी चीज़ बनती है जो आगे जाके क्या होती है, एक्सपोर्ट। अगर बार बार एक्सपोर्ट होगी तो वो रीजन डेवलपमेंट होना ही होना है, वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही गया और आराम से बैठ के अपना बनाते रहेंगे। यस, अभी क्या होता है हमारी कंट्री में जितनी भी चीज़ें हम बना लेते हैं, जो जहाँ यूज़ हो इंडिया के अंदर वहाँ तो ठीक है, अगर समझो बच अगर इंडिया में समझो यूज़ हो गया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं उस रिसोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर लेते हैं और उससे भी हम लोगों को क्या मिल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज गेन करने का मौका मिलता है। तो यस, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यस, बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ऊंचा हुआ है, ऑब्वियसली होगा ही ना। आज हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी करेंसी अपने आती है, तो वही चीज़ वो लोग भी करते हैं हमारे साथ, हम भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हुआ है यहाँ पे। वो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, हमने भी किया, तो यस, बिकॉज ऑफ दैट ये हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिखना ही था हमारे कंट्री का, जो बेसिकली GDP है, फाइन, GNP है। आफ्टर दिस ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी ऊंचा होता है। कैसे होगा, जब इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहाँ से फॉरेन करेंसी जो हमारी कंट्री में आएगी, तो इसकी हेल्प से हमारे कंट्री के लोगों का और यहाँ की कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ हम लोग देखने को मिलता है, जैसे GDP GNP हमारे यहाँ पे मिलेगा हमको देखने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो एक्सपोर्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो यस, दिस 2 पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड। एंड द लास्ट वन इज अ स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड इफेक्ट क्या होता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री का जो नेशन का नाम है एक इफेक्ट लेवल पे आता है।
जो भी हमने इसमें पॉइंट्स देखे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पे इफेक्ट देते हैं क्योंकि स्प्रेडिंग है। सो विद दैट ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है एक नेशन के लिए। फॉरेन एक्सचेंज, रिलेशन, पेमेंट हो गया, रेपुटेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये तो सब जगह पे आपको दोबारा मिलेगा। फाइन विद दिस, तो इसमें भी लगभग हमारे पास 10 के ऊपर पॉइंट है। आप अपने सिलेक्टिव 9 पॉइंट लिखो। अगले आंसर में हम करेंगे फॉर अ फॉर्म, नेशन की जगह पे फॉर्म आएगा, तो आपको इसमें थोड़ा कुछ नए पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो टिल देन आप इसको एक बार देख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स आपको वैसे भी मिलेगा ही। फाइन, अगर आप इसको ओरली भी याद रखोगे तो डेफिनेटली एग्जाम तक आप इसको आराम से लिख पाओगे। फाइन, टिल देन रीड इट।